हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। तो आज हम 8 तारीख के क्वेश्चंस जो 7 तारीख में जो क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, जिससे कि मैं आपको और बेहतर कंटेंट दे सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान है वो अर्जित करा सकूँ। बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आज के लिए भी। और तो चलिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक से पता चलता है कि यहाँ पर इस चैनल पर ज्ञान बट रहा है। थोड़ा यूट्यूब वाले भी थोड़ा मेहरबान होते हैं, इसको लोगों को दिखाते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं वीडियोस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों में कौन सा भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश शहीद स्मारक स्थापित करेगा? तो भाई साहब आपको एक अच्छी कहानी बताने वाला हूँ। बांग्लादेश ये करने वाला है। आपको बहुत अच्छी कहानी में आप बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आराम से पूरा वीडियो देखें और सुनते जाएँ कहानी। तो जो बांग्लादेश है 1971 से पहले आपको पता होगा इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये पूर्वी पाकिस्तान भारत के भी पूर्व में पड़ता था, बिल्कुल ईस्ट में पड़ता था, बिल्कुल जाके कोने पर। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय इसको मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण इसको पाकिस्तान में दे दिया गया। लेकिन परेशानी क्या थी, जब से पाकिस्तान बना तो पूरा जो क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्से हैं पाकिस्तान के। एक पाकिस्तान के हिस्से का नाम है पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा है पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें उसमें सत्ता केंद्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। यानी वो लोग जो प्रधानमंत्री चुना जाता था या कोई भी कुछ भी चुना जाता, जो कुछ होता था वो पश्चिमी पाकिस्तान में होता था। पश्चिमी पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? भारत के राजस्थान बॉर्डर से। आप राजस्थान की तरफ देखें, मैप देखना आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैप देखना। ये मैंने काढ़ा, ये ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये मैप है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान तो इधर साइड था और ये वाला हिस्सा यानी ये बॉर्डर जो मैं बना कर दिया है मैंने, ये वाला हिस्सा जो था ये पश्चिमी पाकिस्तान था। इस प्रकार से ये बना हुआ था। अब होता क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जिनका नाम था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान इनका नाम था। और ये पाकिस्तान से बोलते हैं कि हमें ऑटोनोमस चाहिए, स्वायत्त चाहिए, यानी आप भले ही शासन करते रहिए लेकिन हमें इतना हक दे दीजिए कि हमें आपके यहाँ पर आना ना पड़े और आप हमें ऑटोनोमस सरकार चलाने दीजिए। आप भले ही आपका अधिकार हम पर रहेगा लेकिन हम अपनी ऑटोनोमस सरकार चला लेंगे। तो इन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और इनको शायद मैं आपको बांग्लादेश के बारे में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम शेख हसीना है, तो इनके दिवंगत पिताश्री थे जो मुजीबुर रहमान थे। अब क्या होता है, यहाँ की सरकार के पास ये आते हैं तो सरकार यहाँ की क्या करती है कि इनको जेल में डाल देती है कि ये बंदा क्या बक रहा है, कि इसको अलग ऑटोनोमस सरकार चाहिए, और इनको देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल देती है। तो इसी चक्कर में पूरी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा विरोध होता है। और इतना ज़्यादा विरोध होता है कि पाकिस्तानी सरकार को, यानी पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी पूरे पाकिस्तान की, उसको इन्हें छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर होते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर 313 सीट थी टोटल। जैसे लोकसभा की हमारे यहाँ कितनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लोकसभा की सीट भारत में कितनी है टोटल लोकसभा की। तो यहाँ पर 313 सीट थी टोटल पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से 169 सीटें जो थीं वो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर थी। अब ये चुनाव आते हैं, चुनाव में इनकी मुजीबुर रहमान की पार्टी आती है, तो ये 169 सीटों में से 167 सीटें जीतती है। और इस हिसाब से जो बहुमत मिला वो मिल गया मुजीबुर रहमान की पार्टी को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सरकार रहती है, सरकार चलाता है, आप माने चलिए सरकार ही रहती है, वो आर्मी की रहती है। तो आर्मी ने कहा कि ये तो सारा पूरा पाकिस्तान में चला गया, पूरी पाकिस्तान में पूरा हमारा सिस्टम चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं बनाने दी और जो नवनिर्मित सदस्य थे और जो मुजीबुर रहमान थे इनको दोबारा से जेल में डाल दिया। और पूरी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना आ गई और उन्होंने यहाँ पर बर्बर तरीके से इतनी बुरी हालत कर दी। यहाँ पर रेप्स, मर्डर यानी बलात्कार और मर्डर की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई, जो कि आज भी पाकिस्तान के अंदर एक इलाका पड़ता है बलूचिस्तान। देखिए पाकिस्तान के अंदर 4 राज्य हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक का नाम बलूचिस्तान है, गिलगित बाल्टिस्तान है, पंजाब है और सिंध है।
ये 4 राज्यों से मिलकर बनता है। उसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, एक पीओके जिसको बोला जाता है, आज़ाद कश्मीर भी बोला जाता है उसको, वो अलग है। यानी 4 राज्यों से मिलकर बनता है। ये पूर्वी पाकिस्तान पहले था लेकिन अब नहीं है उनके पास। तो इतना ज़्यादा अ, वो करने लगे कि इतना कहर ढाने लगे, बलात्कार और मर्डर की घटनाएं बढ़ने लगी। आजकल बलूचिस्तान में भी यही कर रहे हैं। तो भारत की जो, अब इससे क्या हुआ, करीबन 1 करोड़ लोग, आप अंदाज़ा लगाइए, 1 करोड़ शरणार्थी जो थे वो भारत में आ गए। कहाँ पर आए? आसाम में आए। और जो हमारे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में जो भी राज्य पड़ते हैं उनके अंदर ये लोग आकर रहने लगे। अब ये देखिए, ये मुद्दा आज से जुड़ा हुआ है। ये एनआरसी आप सुनते होंगे। आसाम के अंदर एनआरसी लोग क्यों मांग करते हैं? क्योंकि उस समय, ये 1970 की घटना है, आपको बता रहा हूँ, 1970-71 की ये जब घटना हुई, तो वहाँ से 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से चलकर भारत में आ गए। उसके कारण यहाँ पर ये लोग आज तक विरोध करते हैं कि इनको पहचान करके इनको वापस भेजा जाए। उसके बाद क्या होता है, भारत की जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो जाती हैं अमेरिका, भ्रमण भ्रमण पर जाती हैं दुनिया के, यूरोपियन यूनियन के पास जाती हैं, यूएसए के पास जाती हैं। तब तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका नाम था निक्सन। निक्सन से जाके बोलती है कि ऐसे ऐसे आप, क्योंकि हमारे यहाँ शरणार्थी बढ़ रहे थे, हमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर बोझ बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से उनको समझाइए, वो मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, और उनको आप समझा के इस जो हड़ताल है, जो भी विरोध है, उसको शांत करवाइए और हमारे यहाँ से इनको अब वापस करवाइए। तो निक्सन जो थे, यानी उस समय जो अमेरिका था, वो सपोर्ट करता था उसकी पाकिस्तान की। 1971 के युद्ध में भी उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में रसिया, जो कि उस समय यूएसएसआर था, और उसने हमारा सपोर्ट कर दिया। इसलिए सीधे तौर पर जो अमेरिका है वो युद्ध में नहीं आया था, लेकिन उसने कोशिश की थी। तो निक्सन ने कहा कि आप 2 साल का वेट कीजिए, 2 साल के अंदर अपने आप ये वो वहाँ की सेना उनको कुचल देगी और ये विद्रोह समाप्त हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं। वापस आने के बाद वो यहाँ पर जो लोग, जो 1 करोड़ लोग मैंने आपको बताया बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए थे, उन्हीं को मिलाकर और अपने कुछ सैनिकों को मिलाकर, यानी अपनी सेना से उनको, जो उन्होंने एक वो बना दी जिसका नाम मुक्ति वाहिनी नामक एक संगठन बनाया। और इसको जो ट्रेनिंग दिया, भारतीय आर्मी ने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भारतीय आर्मी तो सीधे, इंडियन आर्मी जो थी वो तो सीधे जा नहीं सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, इनको ट्रेनिंग दिया इन युवाओं को, और इनको बांग्लादेश भेजा, और वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध में उतारा और उनसे लड़ने लगे। अब इसके खिलाफ पश्चिमी पाकिस्तान, इसमें विरोध होने लग गया कि भारत में इनको ट्रेनिंग दे के भेज रहा है और हमारे सैनिकों को मरवा रहा है, और आप भारत पर हमला कीजिए। और इस तरह का विरोध होने लगा कि मजबूरन वहाँ के जो उस समय के सेना प्रमुख थे, याया खान, उनको कहना पड़ा कि इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 3 दिसंबर के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसको भारत तो सोच रहा था ये अवसर है भारत के लिए, भारत ने तो पहले ही सोचा था कि ये गड़बड़ करेगा बच्चा, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना है। तो 3 दिसंबर के अंदर इसने पठानकोट और आगरा, जो एयरबेस हैं भारत के, इन पर बम गिरा दिए। अब भारत सरकार जो थी वो इसी का वेट कर रही थी। इन्होंने किया कि मैंने, इसने इसी गणेश कर दिया, क्योंकि भारत की नीति रही है कि पहले से हम युद्ध करेंगे नहीं, पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो उसी नीति का पालन करते हुए इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पर, सॉरी, पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और सीधे तौर पर भारत की आर्मी युद्ध में उतर गई। और मात्र 14 दिन के अंदर, ये दुनिया का सबसे कम चलने वाला युद्ध बोल सकते हैं, मात्र 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे, जिनका नाम याया खान था, कहीं कहीं यायू का अलग नाम आता है, याया खान जो था, इनको 14 दिन के अंदर अपने 91,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करना पड़ा। जब सरेंडर करना पड़ा, तो ये आपको फ़ोटो भी मैं आपके लेके आया हूँ। ये देखिए, ये याया खान सरेंडर कर रहे हैं, और ये बहुत, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था कि इतने बड़े पैमाने पर सेना ने सरेंडर किया। और भारत सरकार की, हम तो बुद्ध नीति पर चलने वाले हैं, तो भारत की सेना ने, भारतीय सरकार ने 91,000 सैनिकों को रिहा कर दिया कि आप इन्हें ले जाइए। तो इसमें हमारा नुकसान भी हुआ। तो ये 16 दिसंबर तक युद्ध चला था। 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक नया देश के रूप में निकल के आया, और उसके अंदर मुजीबुर रहमान को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। आज उनकी बेटी अब उनकी प्रधानमंत्री हैं। अच्छी तरह देश चल रहा है। तो अब क्या हुआ है कि 16 दिसंबर को ये अपनी 50वीं आज़ादी का वर्षगांठ मनाएंगे। तो भारत की जो सरकार थी, वहाँ के जो
मिनिस्ट्री थी, उन्होंने उनकी तरफ से एक व्यक्ति गए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी गोल्डन जुबली बना रहे हैं, तो आप किस प्रकार से सेलिब्रेट करें। तो इनको याद आया कि अरे हम तो आज़ादी तो भारत की वजह से मिली थी। तो इन्होंने क्या किया कि भारत के सैनिकों का एक स्मारक बनाने की बात कही है कि भारतीय सैनिकों का शहीद स्मारक हम अपने यहाँ बनाएंगे। तो चलिए ये कुछ जानकारियाँ हैं, आप इसका इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें भी भारत को भी बहुत नुकसान हुआ था, करीबन 3900 सैनिक भारत के मारे गए थे और काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे हमने ये युद्ध 14 दिन के अंदर ही जीत लिया था। ये इसका फ़ोटो है जो इसमें साइन किया गया था, एक रात का समय दिया गया था, याया खां को साइन करने पड़े थे और इस तरह युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2300 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल परियोजना का उद्घाटन कहाँ करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। तो ये अंडमान निकोबार के अंदर ये 2300 किलोमीटर यानी चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार तक ये अंडर लाइन जो केबल है, अंडर सी केबल यानी समुद्र के नीचे केबल बिछाई जाएगी और इसको जोड़ा जाएगा। अंडमान निकोबार के बारे में, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के उपराज्यपाल का नाम देवेंद्र कुमार जोशी है। लोकसभा सीट 1 है। राष्ट्रीय उद्यान इस दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये आते हैं। अब ये है कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार जो है वो यहाँ पर है और ये जो है हिंद महासागर के अंदर बहुत अच्छी लोकेशन भारत की है और भारत के एयरफोर्स और नेवी के बेस कैंप है यहाँ पर। यहाँ से थोड़ा आगे चल के स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से दुनिया का व्यापार होता है। स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ से आगे है, इस पर हम निगरानी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है भारत के लिए, इसलिए यहाँ पर 2300 किलोमीटर लंबी कनेक्टिविटी जो सी परियोजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश के प्रवेश का विरोध किया। तो देखिए कि पागलपंथी वाला देश जो अमेरिका है वो क्या हरकत कर रहा है। क्यूबा, जिसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ 30 लाख समथिंग है और उसने कभी इतिहास में अमेरिका की नाक में दम कर दिया था, अमेरिका को उड़ा दिया होता 1962 के अंदर, अमेरिका को उड़ा दिया होता, यानी इसने मिसाइल दाग दी होती अमेरिका के ऊपर। तो इसका इतिहास थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो यूएनएचआरसी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। पहले इसको कमीशन था, ये यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसमें 47 मेंबर हो सकते हैं और ये जिनके जो बैठक होती है वो मार्च, जून एंड सितंबर में होती है। इसके अंदर हर 3 साल के लिए एक बार चुना जाता है। तो भारत भी इस समय इसका मेंबर है यूएनएचआरसी का। तो ये क्यूबा जो था 2 बार से मेंबर था, 2013 से 16 तक, 16 से 19 तक। 19 के बाद अब ये 2 साल 3 साल रेस्ट करेगा, उसके बाद ये चुनाव में दोबारा से ये बन सकता है मेंबर इस यूएनएचआरसी का। लेकिन इसका विरोध अमेरिका ने किया है। क्यों किया है, और आपको पता होगा कि क्यूबा को ही शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, दुनिया का चीनी का कटोरा इसी को बोला जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर अब चीनी इतनी उत्पादन नहीं होती है। अगर उत्पादन की बात करें तो कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन यहीं पर अब भी होता है, लेकिन अब जो चीनी का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो ब्राज़ील में होता है और दूसरे नंबर पर ये आता है क्यूबा। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें कम क्षेत्र में ज़्यादा होना, ये आज भी क्यूबा में होता है। तो इसके इतिहास के बारे में किसी दिन मैं वर्ल्ड वॉर की अगर पूरी सीरीज लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो ये क्यूबा है, छोटा सा देश है यहाँ पर, और यूनाइटेड स्टेट के नीचे लटका हुआ है। ये देखिए ऊपर आप देख सकते हो, ये रहा यूनाइटेड स्टेट और इसके नीचे ये लटका हुआ छोटा सा देश है। कभी यहाँ से इसने मिसाइल लगा के इसको दागने की कोशिश की थी 1962 के अंदर, क्योंकि क्या हुआ था, स्पेन का इस पर उपनिवेश हुआ करता था, ये स्पेन का। स्पेन ने इनको आज़ाद किया तो इसे अमेरिका का उपनिवेश बना दिया गया। अमेरिका से इन्होंने आज़ादी फिडेल कास्त्रो करके यहाँ के पहले राष्ट्रपति हुए थे और 1959 में इनको आज़ादी मिली। अब ये साम्यवादी विचारधारा के थे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ी 2 ताकतें, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए था। इसमें यूएसएसआर जो था वो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा वाला था और यूएसए जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का था। तो यहाँ का जो राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो जो बने थे, फिडेल कास्ट्रो इनका नाम था, वो साम्यवादी विचारधारा यानी यूएसएसआर से प्रभावित थे। तो इनके बीच में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में 1945 से एक युद्ध चालू हुआ था जिसको नाम दिया गया था शीत युद्ध। तो आमने सामने आकर नहीं लड़ रहे थे ये लोग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसएसआर यानी रूस ने, जो इस टाइम का सबसे ताकतवर उसमें रूस पड़ता है, 15 देश टूटकर उसमें से बन चुके हैं। तो रूस ने क्या किया था, क्यूबा के अंदर मिसाइल लगा दी थी। इन्होंने कहा था कि अब युद्ध करो, हम तैयार हैं, हम मर जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतिहास में जाना जाएगा एक छोटे से देश ने एक इतने बड़े देश को उड़ा दिया। इस तरह इनका वो मानते थे, बहुत सनकी इंसान थे अपने आप में फिडेल कास्त्रो, और ये 2008 तक इन्होंने शासन किया। तो रूस ने यहाँ पे मिसाइल लगाई थी। तो 1962 के अंदर जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने कहा था कि हम इसको उड़ा देते हैं। तो इस तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया, सब डर रहे थे उस समय। तो इस समय की ये घटना है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में संपन्न हुए श्रीलंका का आम चुनाव किसने जीता? तो देखिए भाई, ये दोनों भाइयों ने आपस में सलाह कर रखी है कि 2 साल 2 बार हम रह लेंगे, 2 बार तुम रह लो। ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने गए हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और इनके जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उससे पहले ये 2 बार राष्ट्रपति ये रह चुके हैं, और वो प्रधानमंत्री थे। यानी दोनों भाइयों ने कर रखा कि 2 बार तुम 2 बार हम, इस प्रकार से इन्होंने सिस्टम बना रखा है। भारत यहाँ पर जापान के साथ मिलकर एक पोर्ट बंदरगाह विकसित कर रहा है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट, जिसका हाल ही में विरोध हुआ था, इन्होंने बंद करवा दिया था काम, क्योंकि जो चाइना ने हम्बन टोटा जो यहाँ पर पोर्ट है उसको 99 साल के लिए लीज पे ले लिया, क्योंकि वहाँ की जो नीति है चाइना की, डेप्थ ट्रैप नीति के अंतर्गत उन्होंने इसको पहले कर्ज दिया, जब इनसे कर्ज नहीं चुकाया गया तो वहाँ का इन्होंने 99 साल के लिए पोर्ट लीज पर ले लिया। तो जो वहाँ की जनता थी और पार्टियां थी, उनको डर था कि भारत भी जापान के साथ ऐसा ना मिलकर ऐसा ना कर दे, इसीलिए इन्होंने उसका विरोध किया। अब दोबारा से उसका काम चालू हुआ, क्योंकि उन्हें चुनाव के समय बंद किया गया था, अब ये दोबारा चालू हो जाएगा। तो महिंदा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए, और उनके भाई का नाम गोटाबाया राजपक्षे है, वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला चुनाव है, ये इंफॉर्मेटिव है। हाल ही में आरबीआई ने अगस्त महीने के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की। नई रेपो दर क्या है? तो ये पहले वाली ही रखी है 4%। ये ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में किसी दिन सेशन लूँगा। मैं वर्ल्ड वॉर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 5 क्वेश्चन आपके लिए डेली आएंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें सभी को, लाइक करें ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर भी ज्ञान बढ़ता है। आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।